नयारा और समर, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। नयारा, अपने शरीर की दिखावट ऐसे खुलेआम मत किया करो। खुद को ढककर रखा करो, वरना तुम मुझसे 10 साल छोटी हो। यह मैं भूल जाऊंगा, लेकिन आज मेरी जान, मैं तुम्हें उतना तड़पाऊंगा जितना तुम मुझे अपने सीने की झलक दिखाकर उकसाती हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं सच में मर जाऊंगी। वह समर के हाथों से छुए जाने और छेड़छाड़ करने पर जोर से चीख पड़ी। कितनी देर तक वह उससे माफी मांगती रही और विनती करती रही। उसकी टाई से हाथ बंधे होने की वजह से वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी और तड़प रही थी। भावनाओं की तीव्रता बढ़ने पर वह और बेचैन होने लगी। कुछ देर उसे यूं बेबस और तड़पता देखने के बाद आखिरकार समर के मन में न्यारा की हालत देखकर दया आ ही गई। उसने उसके पेट पर हल्के से होंठ रखे और उसे अपने होठों में दबाने लगा। न्यारा को लगा कि आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। समर धीरे धीरे उसके वस्त्रों को ऊपर खींचता जा रहा था और अपना हाथ उसने न्यारा को खुश करने में लगा रखा था। तभी अचानक उसने न्यारा को हल्के से दांतों से दबाया, जिससे वह शर्म से भरे दर्द को सह न पाई और सिसक उठी। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। वह ढीली पड़ गई थी। समर अपने माता पिता और दोनों बहनों के साथ गांव में रहता था। जब शहर में उसकी कंपनी आगे बढ़ने लगी तो वह अपने पूरे परिवार को शहर ले आया। उसने अपनी दोनों बहनों की शादी अच्छे घरों में कर दी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई थीं और बेहद खुश थीं। लेकिन उनकी मान्यता थी कि शहर की लड़कियां तेज होती हैं और कभी भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि समर की शादी गांव की ही भोली भाली लड़की से करवानी चाहिए, ताकि वह सबकी बात सुने, माता पिता की सेवा करे और कभी पलटकर जवाब भी न दे। बहुत समझाने के बाद उन्होंने समर की शादी 17 साल की न्यारा से करवा दी। न्यारा अनाथ थी और उसकी बहनें उसे अच्छी तरह जानती थीं। उसका एक सौतेला भाई भी था जो उसके साथ नहीं रहता था, बस कभी कभार मिलता था। समर इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, मगर वही अपने माता पिता की बात कैसे टालता। वह एक बहुत आज्ञाकारी पुत्र था, इसीलिए उसने नयारा से शादी कर ली। मगर नयारा उससे पूरे 10 साल छोटी थी। यह बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि क्या इतनी छोटी लड़की आज रात के करीब रिश्ते को समझ भी पाएगी। जैसे ही वह उसके करीब गया तो उसे समझ आ गया कि न्यारा इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसकी आज की सारी उम्मीदें टूट गईं और वह निराश होकर सिगरेट जलाने के लिए बाहर बालकनी में चला गया। उधर न्यारा, जो अभी भी अपने हाथ सहला रही थी, अपने पति को यूं अकेला बाहर जाते देखकर अंदर ही अंदर दुखी हो गई। उसकी ननदों ने उसे अच्छी तरह सिखाया था कि समर को अपनी ओर कैसे आकर्षित करना है, मगर वह पहली ही रात में असफल हो गई। उसने मन में ठान लिया था कि वह हर हाल में समर को अपना बना लेगी। सुबह जब वे दोनों नीचे नाश्ता करने आए तो उसकी बहनों ने न्यारा से सीधे पूछ लिया, बताओ, समर तुम्हारे पास आया था, उसने तुम्हें छूने की कोशिश की, तुम्हारी रात ठीक से बीती। न्यारा शर्माते और उदास होकर सिर हिलाती रह गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, दीदी, मुझे उन बातों का पता ही नहीं था। मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी वह मेरे करीब आए, लेकिन वह नाराज होकर बालकनी में चले गए। उसने सच्चाई बता दी थी, जिस पर उसकी दोनों नंदें सिर पकड़कर बैठ गईं। अरे, ये क्या कर दिया तुमने? पगली, वह जैसा कहते वैसा कर देना चाहिए था। अब से हम तुम्हें समर को रिझाने की ट्रेनिंग देंगे, और याद रखना, हम जैसा कहेंगे वैसा ही करना होगा। उसकी बड़ी ननद ने घूर कर कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समर तुम्हें छोड़कर शहर की किसी तेज लड़की से शादी कर लेगा। क्या तुम चाहती हो? वह जानती थीं कि गांव की लड़कियां अपने पति को लेकर बहुत भावुक और अधिकार रखने वाली होती हैं। नहीं, मैं अपने पति को किसी और के साथ कैसे बांट सकती हूँ? मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वह रोते हुए बोली। तभी दूसरी ननद ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, फिर जैसा हम कहें वैसा करना, वरना कोई चालाक लड़की आएगी और तुम्हारे पति को ले जाएगी और तुम सिर्फ रोती रह जाओगी, समझी ना? उसने डर के मारे हाँ में सिर हिलाया। उसकी ननदें 2-3 दिन वहीं रहीं और उसे जो जो तरीका बताया उस पर वह पूरी तरह अमल करने की कोशिश करती, मगर समर के सामने सब गलत हो जाता। समर भी अब जैसे पत्थर हो गया था। वह उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, जिस पर न्यारा भीतर ही भीतर जलने लगती। वह सोचती, आखिर वह ऐसा क्या करे कि उसका पति उसकी ओर आकर्षित हो जाए। वह रातों को बैठकर यही सोचती रहती, लेकिन कोई उपाय समझ नहीं आता। वह बहुत समझदार लड़की थी, न सिर्फ अपने माता पिता का ख्याल रखती, बल्कि समर के लिए उसका पसंदीदा खाना भी बनाती, ताकि वह खुश रहे। हाँ, वह यह सब कुछ अपने पति पर आजमा सकती थी। वह यही सोच रही थी। आज उसने ठान लिया था कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे समर उसकी ओर खींच जाए। न्यारा घर जाकर कुछ ना कुछ नया करने की सोच रही थी, जिससे समर उसकी ओर आकर्षित हो जाए।
मगर वह क्या जानती थी कि समर उसकी कम उम्र की वजह से दूसरी लड़कियों की तरफ देखने लगा है। आज वह घर गई तो समर अपने साथ एक लड़की लेकर आया, जिसे देखकर न्यारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि समर उस लड़की को घर क्यों लाया है। डरते डरते उसने पूछा, ये कौन है? समर मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है। इसने मेरे काम में बहुत मदद की है। इसका पति काम के सिलसिले में बाहर है, इसलिए ये 3-4 दिन के लिए यहीं रहेगी। इनके घर में कल रात चोरी हुई है, इसलिए उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए मैंने इसे अपने घर ले आया। इसके लिए अच्छा सा कमरा तैयार करवा दो। ये 3-4 दिन हमारी मेहमान बनेगी। न्यारा ने आंसू गले में रोकते हुए रिलक्टेंटली कमरा तैयार करवाया। काफी देर बाद जब वह नीचे आई तो देखा कि आरुषि अभी भी हंसते खेलते समर से बातें कर रही थी और उसके बहुत करीब बैठी थी। उन लोगों का तो सोने का भी कोई इरादा नहीं लग रहा था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, कमरा तैयार है और खाना भी लगवा दिया है। मम्मी पापा बैठे हैं, आप भी आ जाइए। न्यारा ने उस मुस्कान की बनावटीपन को समझते हुए अपने दिल में ठानी कि वह अपनी कड़वाहट दिखाकर समर का दिल दुखाए बिना खुद को संभालेगी। तभी समर ने अपनी दोस्त आरुषि को इशारा करते हुए कहा, आ जाओ, खाना खाओ। आरुषि झट से डाइनिंग टेबल पर गई, समर के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई और मम्मी पापा को हल्का सा नमस्ते किया। न्यारा जो खाना सर्व कर रही थी वहीं ठिठक गई। उसका दिल खिन्न था कि आखिर उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उसकी जगह पर बैठ जाए। न्यारा ने सीधे और साफ लहजे में कहा, यह मेरी जगह है, आप उठकर यहाँ बैठ जाइए। समर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ न्यारा? ये तो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं होगा, अगर तुम साथ बैठ जाओगी। उसकी मम्मी भी शक भरी नजरों से आरुषि को देख रही थीं, मगर बोली, समर ठीक ही कह रहा है, किसी की जगह नहीं छोड़नी चाहिए। न्यारा ने दिल ही दिल में मम्मी का शुक्र अदा किया। आरुषि को उठकर न्यारा के पास वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा और न्यारा दोनों के बीच में बैठ गई। उसका दिल खुश हुआ कि अब कोई उसकी जगह नहीं ले पाएगा, मगर यही उसकी केवल गलत फहमी थी। आरुषि जो पहले से समर के साथ काम कर रही थी, उसका दिल समर पर आ गया था। इसलिए उसने अपने पति के शहर से जाते ही डकैती का बहाना बनाया और समर के सामने अपने दुखड़े रोने लगी। न्यारा को मजबूर होकर उसे घर लाना पड़ा। आरुषि चाहती थी कि इन 2-3 दिनों में वह समर को अपने लिए दीवाना बना दे, ताकि वह उसके बिना नहीं रह पाए और पास आ जाए। आरुषि का उद्देश्य था कि समर के साथ ऐसा रिश्ता बनाए कि वह उससे दूर न जा सके और तब तक न्यारा को पीछे छोड़कर हमेशा के लिए उसकी हो जाए। मगर जैसे ही वह घर आई, उसने देखा कि समर की बीवी न्यारा उससे बहुत कम उम्र की थी। उसे अपने अरमानों पर पानी पड़ता हुआ महसूस हुआ। आरुषि ने जल्दी समझ लिया कि समर अपनी बीवी के इतना भी करीब नहीं था। उसने सोचा कि कुछ ऐसा करेगी जिससे समर उसका दीवाना हो जाए, अपनी बीवी न्यारा को छोड़कर हमेशा उसके साथ रहे। इसलिए उसने पहले न्यारा की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, ताकि उसकी जगह ले सके। लेकिन समर की मम्मी को शायद न्यारा ज्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने आरुषि को वहां से उठा दिया। आरुषि ने सोचा, कोई बात नहीं, इस बार चूक गई, अगली बार जरूर जीतूंगी। खाना खाने के बाद समर और आरुषि अपने बिजनेस की बातें करने स्टडी रूम में चले गए। न्यारा अपने कमरे में अकेले परेशान होकर टहल रही थी। न्यारा यह सोच समझ नहीं पा रही थी कि समर उसके साथ ज्यादा समय क्यों नहीं बिता रहा है। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन समर अभी तक ऊपर नहीं आया था। न्यारा का गुस्सा बढ़ गया। वह धीरे धीरे नीचे गई और देखा कि समर और आरुषि काम की बातें कर रहे थे। आरुषि बहुत गलत तरीके से समर के पास झुकी हुई थी और उससे कोई फाइल चेक करवा रही थी। यह देखकर न्यारा का गुस्सा और बढ़ गया। वह अंदर जाकर बोली, समर, आप अभी तक जाग रहे हैं, चलिए ना कमरे में, मुझे नींद नहीं आ रही। समर ने उसकी तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहा, मैं काम कर रहा हूं न्यारा, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। जब काम खत्म होगा मैं खुद आ जाऊंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर न्यारा का दिल टूट गया। उसे दुख हुआ कि समर उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, जबकि आरुष जैसी बोल्ड लड़की की बातें सुनने में उसे मजा आ रहा था। समर ने उसे फिर से जाने को कहा। तभी आरुष ने ताना मारते हुए कहा, लगता है तुम्हारी गांव की बीवी को शहर की बातें समझ नहीं आती। यहां से जाने का क्या लोगी मैडम? उसकी मुस्कुराहट में जीत की खुशी थी, जैसे कह रही हो कि तुम उसकी बीवी होकर भी उसे अपना नहीं बना पाई और मैं जल्दी ही उसे अपनी तरफ खींच लूंगी। यह देखकर न्यारा दुखी मन से कमरे में लौटी और बिस्तर पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। उसे अपनी खूबसूरती पर भी गुस्सा आया कि वह क्यों समर को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही है। वह लगातार रोती रही, लेकिन समर नहीं आया। काफी देर बाद जब समर कमरे में आया और उसे रोते देखा तो परेशान होकर पूछा, क्या हुआ न्यारा, तुम क्यों रो रही हो? उसे पता था कि वह देर से आया है, इसलिए रो रही होगी।
समर ने प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन न्यारा ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, जाइए, आप अपनी उस दोस्त के पास। आप देर तक उसके साथ बैठे थे। आप ऐसा क्यों करते हैं? समर ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान। मेरी बीवी तो तुम हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उससे तो बस काम की बातें करनी थीं, और वे जरूरी थीं। ये कहकर उसने न्यारा के बालों में हाथ फेरा। न्यारा उसके सीने से लग गई और थोड़ा जोर से बोली, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। चुपचाप मेरे साथ यहीं सो जाइए। समर हंसते हुए उसके साथ लेट गया। वे लेटे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। समर ने दरवाजा खोला तो सामने आरुषि खड़ी थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। समर ने पूछा, क्या बात है आरुषि, तुम रात के इस समय? आरुषि कांपते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। मैं अकेले नहीं सो सकती। तुम जानते हो, कल ही हमारे घर चोरी हुई थी। उन लोगों ने मुझे बांध रखा था, और उस डर से मैं अभी तक उबर नहीं पाई हूँ। प्लीज, मैं अकेली नहीं सो सकती। तुम चलो ना, मेरे साथ थोड़ी देर बातें करना, और जब मैं सो जाऊं तो वापस आ जाना। उसने मासूमियत दिखाते हुए समर को अपने जाल में फंसा लिया। जाते जाते आरुषि ने कहा, मुझे यकीन है तुम्हारी बीवी को बुरा नहीं लगेगा। समर मान गया और पलटकर न्यारा को देखा। वह बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। समर बोला, कोई बात नहीं न्यारा, तुम लेटी रहो, तुम तो नहीं डरती ना? मैं अभी थोड़ी देर में इसे सुलाकर आता हूं। यह कहकर वह दरवाजा बंद करके आरुषि के साथ चला गया। आरुषि जाते जाते न्यारा को घूर कर देख कर गई। पीछे न्यारा फिर से बिलक बिलक कर रोने लगी। वह खुद को क्यों इतनी बेबस महसूस कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन समर नहीं लौट रहा था। आखिरकार न्यारा ने हिम्मत की और आरुषि के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि आरुषि समर की शर्ट के बटन खोल रही थी। उसका हाथ समर के सीने पर था और उसके होंठ समर के गालों को छू रहे थे। यह नजारा देखकर न्यारा के होश उड़ गए। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, यह क्या कर रही हो तुम? आवाज सुनकर समर हड़बड़ाकर उठा और हैरानी से न्यारा को देखने लगा। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? न्यारा गुस्से से बोली, यह तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप कहकर आए थे कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, और 2 घंटे से आप इस हालत में इस लड़की के साथ लेटे हैं। आपको शर्म नहीं आती? समर ने अपनी तरफ देखा, जहां उसकी शर्ट के सारे बटन खुले थे। उसने तुरंत आरुषि की तरफ देखा, जो मासूम बनने का नाटक कर रही थी। आरुषि बोली, मैं सो रही थी समर। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मेरे पास लेटे हो। शायद मैंने समझा कि मेरे पति हैं, इसलिए मुझे माफ करना। उसकी बात सुनकर समर ने बस में सिर हिलाया और जल्दी से उठकर बाहर निकल गया। पीछे न्यारा हाथों की मुट्ठियां कसते हुए आरुषि के पास आई और अचानक उसके सुनहरे बालों को जोर से पकड़कर झटका दिया। खबरदार, मेरे पति पर बुरी नजर मत डालना। वो सिर्फ मेरे हैं। अगर तुमने उन्हें जरा सा भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बाल काट दूंगी और तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। समझी? तुम इसे झटका देकर न्यारा वहां से चली गई। आरुषि गुस्से में चादर नोच कर रह गई। यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखना, मैं तुम्हारे पति को तुम्हारी आंखों के सामने कैसे अपना बनाती हूँ, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उसने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लाकर कहा। न्यारा जब अपने कमरे में लौटी तो समर पहले से ही वहां मौजूद था और परेशान होकर उसका इंतजार कर रहा था। मेरी बात सुनो न्यारा। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। खबरदार, मुझे हाथ मत लगाइएगा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। वह समर का हाथ झटकते हुए सोने के लिए लेट गई। समर ने महसूस किया कि सोते हुए भी उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यकीनन वह रो रही थी, मगर वह उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। समर ने कई बार पुकारा, लेकिन उसकी तरफ से सिर्फ चुप्पी थी। अगली सुबह जब वह उठा तो समर ने देखा कि न्यारा उसके पास नहीं थी। वह नाश्ता बनाने नीचे जा चुकी थी। समर तैयार होकर नीचे आया। न्यारा नाश्ता टेबल पर लगा चुकी थी, लेकिन उसने समर की तरफ एक बार भी नहीं देखा। समर उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वह उससे बात करने के मूड में ही नहीं थी। तभी आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा, समर जल्दी करो, हमारी जरूरी मीटिंग है। ये सुनकर न्यारा ने अपने होंठ काट लिए। समर आरुषि की बात पर जल्दी जल्दी खाना खत्म करके उसके साथ ऑफिस चला गया। पीछे न्यारा का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह किससे मदद मांगती? उसे पता था कि आरुषि कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगी। वह जरूर समर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, और अगर एक बार समर उसके जाल में फंस गया तो वह कहाँ जाएगी, यह सोचकर ही उसका दिल भर आया। तभी उसकी सास ने उसका परेशान चेहरा देखा और उसे कमरे में बुलाया। सास प्यार से बोली, बेटा बता क्या बात है? ये सुनते ही न्यारा रोते हुए शुरू से अंत तक सब कुछ बता दिया। सास भी परेशान हो गई। वह बोली, तुम हिम्मत रखो बेटी, तुम्हें समर के दिल में अपनी जगह बनानी होगी।
मुझे नहीं समझ आता कि वह अभी तक तुम्हारी तरफ क्यों आकर्षित नहीं हुआ। तुम इतनी अच्छी बच्ची हो। उन्होंने उसका माथा चूमा। न्यारा ने कहा, मैं क्या करूं मम्मी, क्या करूं जिससे वह मेरी तरफ देखे। वह तो मुझे देखता भी नहीं। उन्हें तो आरुषि जैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं जो रात को उनके इतने करीब आ गईं और उन्होंने उसे कुछ कहा भी नहीं। सास ने उसे समझाया, चिंता मत करो बेटी, हम देखते हैं। लेकिन बाहर ऑफिस में वह अकेला होता है, वहां हम कुछ नहीं कर सकते। न्यारा अपने कमरे में लौट आई। उसका मन टूट चुका था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह भी खुद को बदल कर दिखाएगी। जितना कर सकती है सब करेगी। शर्म में रुकने वाली न्यारा अब उस न्यारा से अलग थी। शाम हो चुकी थी। समर आज भी घर नहीं आया। न्यारा बेचैन थी। रात को अपने सास ससुर को खाना खिलाकर सुला चुकी थी। रात के 12 बजे आरुषि और समर लड़खड़ाते हुए घर में घुसे। समर नशे में था और आरुषि उसे संभाल कर ला रही थी। ये देखकर न्यारा तेजी से उनके पास पहुंची। क्या हुआ आपको समर, मेरी तरफ देखिए। पर समर होश में नहीं था। न्यारा ने गुस्से से आरुषि को देखा। तुमने इनके साथ क्या किया? इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? ये इस हालत में पहले कभी नहीं आए। तुमने इनके साथ क्या किया है? आरुषि ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, वो क्या है ना, हम लोग एक पार्टी में चले गए थे। वहां समर ने शराब पी ली। तुम तो जानती हो ना, शराब पीकर किसी का होश कहाँ रहता है। और समर ने मुझसे प्यार का इजहार किया। देखना चाहोगी? आरुष ने न्यारा की आंखों में आंखें डालकर ताना मारा। न्यारा ने सिर हिला दिया। आरुष ने अपने फोन पर वीडियो चलाया जिसमें समर उसके ऊपर झुका हुआ था। कभी उसकी गर्दन पर होंठ रख रहा था, कभी उसके होठों को चूम रहा था। ये देखकर न्यारा टूट गई। उसके हाथ से समर का सहारा छूट गया और वह जमीन पर गिर गई। आरुषि हंसती रही। अब बोलो, और भी कुछ जानना बाकी है क्या? न्यारा ने होंठ काटे और बड़ी मुश्किल से समर का बोझ उठाया। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। उसने समर को आरुषि के हाथ से छुड़ाया और अपने कमरे में ले गई। आरुषि जल उठी। ये कैसी लड़की है? इसे तो ये सब देखकर भाग जाना चाहिए था, पर यह तो और चिपक रही है। अब मुझे इससे भी बड़ा वार करना होगा ताकि समर पूरी तरह मेरा हो जाए और यह लड़की खुद ही समर को छोड़कर चली जाए। उसने सोचा कि ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे बिना किसी बड़े नुकसान के उसका काम हो जाए। समर ने उसे बताया था कि न्यारा कम उम्र की है और वह अभी तक उसके करीब नहीं आ सका है, जबकि उसकी खुद की भी ख्वाहिशें हैं। आरुषि ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा था कि हम रास्ता निकालेंगे। जब वह एक बार समर के करीब आई और उसके होठों की तरफ झुकी, तो समर ने उसे रोका नहीं। शायद वह भी किसी स्नेह की तलाश में था, मगर अगले ही पल उसका जमीर उसे टोकने लगा कि यह एक पराई लड़की है। उसने झटके से आरुषि को दूर कर दिया। लेकिन जब वे बिजनेस मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट गए, तो आरुषि ने चालाकी से उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जिससे समर बेहोश हो गया। उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर आरुषि ने कार में उसके साथ बुरी तस्वीरें ले लीं, ताकि न्यारा को दिखाकर वह खुद ही समर को छोड़ दे। मगर सब उल्टा हो गया। न्यारा समर को छोड़ने की बजाय उसे संभालकर अपने कमरे में ले गई। आरुषि तड़प उठी। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ, कल तक रुक जाओ। अगले दिन समर की बहन ने सभी को खाने पर बुलाया था। समर ने फोन किया कि वह देर से पहुंचेगा। सबका वहीं रुकने का इरादा था, लेकिन रात हो गई, समर नहीं आया। न्यारा बेचैन हो उठी। ननद ने कहा, क्या हुआ? वह आ जाएगा। न्यारा ने सिर हिलाया। आप नहीं जानती उस आरुषि को। वह मेरे पति को पाना चाहती है और कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जब वह देर रात बाहर रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ननद उसे देखकर बोली, क्या तुम समर से प्यार करने लगी हो? न्यारा आंखें भरकर बोली, वह मेरे पति हैं। मेरे पास उनके अलावा कोई और रास्ता नहीं। उधर समर नशीली आवाज में कह रहा था, ये सब ठीक नहीं है। वह अकेला था और आरुषि ने उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसे पूरी तरह बेकाबू कर दिया था। आरुषि काली नाइटी में उसके पास बैठकर बोली, आओ ना मेरे पास। समर बुदबुदाया, तुम न्यारा हो ना, मेरी न्यारा? न्यारा का नाम सुनते ही आरुषि के भीतर आग भड़क गई, लेकिन उसने अपने प्लान के लिए खुद को रोकते हुए कहा, हाँ समर, मैं ही हूं तुम्हारी न्यारा। इतना सुनते ही समर ने उसे गले से लगा लिया और उसे न्यारा समझकर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लिया। आरुषि हल्का विरोध दिखाती रही, पर अंदर से वह चाहती थी कि समर उसे अपना बना ले। उसने समर के गले में हाथ डाल दिए। वह आहें भर रही थी। उसका वजूद कांप रहा था। एक तरफ उसका दिल उसे रोक रहा था कि वह किसी का घर तोड़ रही है, पर दूसरी तरफ उसका जिस्म कह रहा था कि यह मैं नहीं कर रही, समर कर रहा है। वह तो खुद उसे न्यारा समझ रहा था और उसके करीब आ रहा था। अकेलापन हो, दो जवान वजूद हों और ऊपर से नशा भी हो तो भटक जाना स्वाभाविक हो जाता है। समर भी बहक रहा था, और क्यों ना बहकता।
उसे आरुषि जैसी लुभाने वाली औरत का साथ जो मिला था। समर ने अब आरुषि के होठों को किस करते हुए गर्दन तक और वहां से नीचे उसकी धड़कनों तक जाना शुरू कर दिया। जैसे ही समर ने नाइटी हटाई, तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और अंदर सिर्फ न्यारा ही नहीं, बल्कि समर के माँ बाप और बहनें भी आ गई थीं। दरअसल न्यारा आरुषि के फोन से मिली वीडियो देखकर दंग रह गई थी और उसी समय अपनी ननद के घर से निकलने लगी थी। कारण पूछने पर न्यारा ने सबको एक एक बात बता दी थी और यह सुनकर सब उसके साथ वापस आए थे। आरुषि को अंदाजा नहीं था कि न्यारा सबको सच्चाई बताकर साथ ले आएगी। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। जैसे ही आरुषि की नजर दरवाजे पर पड़ी, वह किसी बिजली के झटके की तरह समर से दूर हुई और खुद को जल्दी से ढकने लगी। वह कांपते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। समर ही मेरे करीब आया था। मुझे नयारा समझकर जबरदस्ती करने लगा। मैंने कहा भी कि मैं नयारा नहीं हूं। उसने झूठे आंसू डालकर सफाई देने की कोशिश की। तभी समर की बहन ने आगे बढ़कर उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। कमीनी, क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? तू ही इसकी जड़ है। क्यों रहने आई है यहाँ? वह उसके बाल पकड़कर चिल्ला रही थी। आरुषि रोकर बोली, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। समर ही मेरे पास आए थे। उसने समर को खुद से दूर धकेला। समर एक तरफ लड़खड़ा गया क्योंकि नशा उसके सिर चढ़ चुका था। उसके माँ बाप गुस्से से चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गए क्योंकि वह यह सब सहन नहीं कर पा रहे थे। न्यारा पत्थर की तरह खड़ी सब देख रही थी। समर की बहन पानी का जग लाकर उसके चेहरे पर डालती रही, जिससे समर को थोड़ा होश आया। उसने आंखें मलते हुए पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आप सब क्यों जमा हैं? जब उसने आरुषि को अपने पास कम कपड़ों में देखा तो दंग रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह भी इस हालत में? उसने गुस्से से कहा। फिर उसने खुद को देखा, कमरे को देखा और आखिर में न्यारा की आंखों में देखा, जिसमें दर्द, अविश्वास और टूटन भरी थी। समर बेचैन होकर उसकी तरफ बढ़ा, सफाई देने के लिए, मगर न्यारा ने सिर हिलाते हुए कदम पीछे कर लिए। नफरत है मुझे आपसे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे धोखा देते रहे और कहते रहे मैं छोटी हूं और खुद दूसरी लड़कियों के साथ। ये कहते हुए न्यारा ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कमरे में चली गई। उधर नंदे आरुषि को बालों से पकड़कर घर से बाहर फेंक चुकी थीं। आरुषि चिल्लाती रही कि कम से कम उसे अपने कपड़े लेने दो, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। उधर समर शर्म से सिर झुकाए लॉन में बैठा था। पापा ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और मम्मी ने भी। हमें शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। क्या यही हमारी परवरिश थी? एक बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और दूसरी के साथ बेवफाई की। अफसोस है कि तुम हमारी औलाद हो। ये कहकर वे अपने कमरे में चले गए। समर वहीं बैठा पछता रहा था कि उसने आरुषि को अपने पास क्यों आने दिया। अगर वह उसे कमरे में दाखिल न होने देता तो दवा नहीं मिला पाती और न यह सब होता। जब वह अपने कमरे में गया तो न्यारा वहां नहीं थी। वह गेस्ट रूम में चली गई थी। वह दरवाजा खटखटाता रहा। न्यारा, दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन न्यारा ने दरवाजा नहीं खोला। वह पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठा रहा। अंदर न्यारा रोती रही और बाहर समर। सुबह जब न्यारा बाहर निकली तो समर झटके से उठा। मेरी बात सुनो न्यारा, मैंने खुद कुछ नहीं किया। उसी ने जूस में दवा मिलाई थी। लेकिन न्यारा ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। वह उसके पास से गुजरी भी नहीं, बस नीचे आकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। उसकी नंदें चुपचाप उसे देखती रह गईं। जब न्यारा नाश्ता लगाकर उनके पास बैठ गई तो उसकी ननद ने कहा, तुम ठीक हो? न्यारा ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद समर भी नाश्ते के लिए नीचे आ चुका था और चोरी चुपके सबको देख रहा था जो अपने खाने में बिजी थे। अचानक न्यारा की आवाज गूंजी, मुझे आज मार्केट जाना है। क्या आप मुझे ले जाएंगी? उसने ननंदों की तरफ देखते हुए कहा। यह शायद पहली बार था जब उसने किसी से कोई मांग की थी। ननद ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, हम चलते हैं। आज और रात को देर से घर आएंगे। यह कहते हुए वह न्यारा को साथ लेकर चली गई। वह यह समर को दिखाना चाह रही थी। सुबह से शाम होने को आई मगर वह वापस नहीं आई। समर अब बहुत परेशान था। आज तो वह ऑफिस भी नहीं गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर वह ऑफिस कैसे जाता? उसका दिल बेचैन था। उसका दिल बार बार न्यारा के बारे में सोच रहा था कि न जाने वह उसके बारे में क्या सोच रही होगी। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया। वहां अपनी ननदों के साथ जिस लड़की को उसने देखा था वह यकीनन न्यारा ही थी, मगर वह इतनी बदली हुई कैसे लग रही थी। न्यारा ने अपने लंबे बाल कटवाकर कंधे तक छोटे करवा लिए थे। स्टाइलिश कटे बाल उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ब्यूटी पार्लर से मेकअप करने के बाद
उसका चेहरा और भी निखरा था और शॉर्ट शर्ट और पटियाला सलवार में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे इतने बदले रूप में देखकर समर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसके पास जाना चाहा, मगर न्यारा ने उसे नजरअंदाज किया और वहां से चली गई। उसकी ननदें हंसते हुए अपने माँ बाप से मिली और वहां से जा चुकी थी। उस रात को जब समर कमरे में गया तो न्यारा अब भी वहां नहीं थी। उसने गेस्ट रूम में जाना चाहा तो वहां का दरवाजा लॉक था, जिस पर वह मन मसोस कर रह गया। अब ऐसा रोज होने लगा। वह संवर कर उसके सामने से गुजरती थी। उसका मन करता था कि उसे छू ले, मगर वह उसकी तरफ देखे बिना ही पास से निकल जाती और समर गुस्सा दबाकर रह जाता। उसका बहुत दिल करता कि उसके करीब जाए, मगर वह उस पर एक नज़र भी नहीं डालती थी। 1 महीना ऐसे ही बीत गया था। अब तो समर बेचैन मछली की तरह न्यारा के करीब आने के लिए तड़प रहा था। एक दिन जब वह नाश्ते के लिए जाने लगा तो उसके माँ बाप टेबल पर नहीं थे। यकीनन वे जल्दी नाश्ता करके जा चुके थे। कुछ ही देर बाद न्यारा दुपट्टा लहराते हुए रसोई से निकली। उसने समर के आगे झुककर खाना रखा। उसकी कमीज का गला बहुत गहरा था, जिसे देखते हुए समर की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। आखिर उसने यह कैसा ड्रेस पहन रखा था। पहले तो न्यारा की कमीज का गला गर्दन तक बंद रहता था, मगर आज उसका गला देखकर समर को बेचैनी महसूस हुई। उसके खुली धड़कनों पर नजर पड़ते ही उसने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी, जिससे उनकी प्यास और बढ़ गई। उसका दिल उसके करीब जाने को मचलने लगा। उसने न्यारा को देखना चाहा, पर वह नाश्ता रखकर जा चुकी थी। कमर मटकाते हुए उसकी हर अदा को समर गौर से देख रहा था। दोपहर को भी वह काम खत्म करके जल्दी ही घर लौट आया। जब न्यारा उसे खाना दे रही थी तो खाना देते हुए वह कई बार उसे अपनी अदाएं दिखा चुकी थी, जिस पर वह बेचैन हुआ। ऐसा कई दिनों तक चला। वह रोज यह महसूस कर रहा था, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे बात करे या कुछ कहे, क्योंकि अब तो वह उसे बिल्कुल भाव भी नहीं देती थी। ये बात उसे बहुत तकलीफ देती थी। वह उससे कितनी बार माफी मांग चुका था, मगर वह सिर झटक कर वहां से चली जाती, जैसे उसकी बात की कोई अहमियत ही ना हो। अब वह किसी प्यासे की तरह घूमता रहता था। एक दिन फर्श पर पानी की फिसलन की वजह से न्यारा फिसल गई और सीधा समर की गोद में गिरी। छोड़िए मुझे, वह धीरे से बोली, मगर समर उसकी नरमी महसूस करने में इतना खो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब उसके होठों की तरफ झुक चुका था। न्यारा उसे पीछे धकेलने लगी, मगर यह सब करना उसके बस की बात नहीं थी। वह उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह उसे खुद में समा लेना चाहता था। झटके से न्यारा ने उसके होठों पर काट लिया, जिससे वह कराह कर उसे छोड़ गया। खबरदार, जो मुझे भी अपनी उस आरुषि की तरह समझा। न्यारा उसे ताना मार चुकी थी, जिस पर समर गुस्सा दबाकर रह गया। अगले दिन संडे था। समर नीचे आया तो न्यारा कहीं नजर नहीं आई। वह पूरा घर देख चुका था, मगर वह कहीं थी ही नहीं। अब जब समर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो फिर वह उसे क्यों तड़पा रही थी, अपने माँ बाप से पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह मुंह फुलाए बैठा था। कई घंटे बीत गए। जब दोपहर को उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया, नयारा कहाँ है, आ गई उसकी याद। क्या यह भी याद है तुम्हें कि वह भी तुम्हारी ही पत्नी है? वह माँ के ताने पर होंठ चबाकर रह गया। बाहर गई है, घूमने आ जाएगी। उसका बेचारा सा मुंह देखकर माँ खुद ही बोली, किसके साथ? उसने आंखें सिकोड़कर पूछा। तुमसे मतलब आएगी तो पूछ लेना, कहकर वह वहां से चली गई। समर बेचैन होकर उसका इंतजार करने लगा। रात के 9 बज चुके थे और समर बहुत परेशान हो चुका था। अचानक एक गाड़ी गेट के अंदर पहुंची और वे दोनों गाड़ी से बाहर निकले। समर गुस्से से भरा वहीं न्यारा का इंतजार कर रहा था। उसे एक लड़के के साथ इतनी रात को आता देख उसका गुस्सा बेकाबू हो गया और वह तेजी से उनके पास पहुंचा। कहाँ थी तुम? सुबह से ना मेरा फोन कॉल उठा रही थी, न ही मैसेज का जवाब दे रही थी, और फोन भी बंद कर दिया। मैं इसकी वजह जान सकता हूँ, और ये कौन है, बताना पसंद करोगी? उसने धमकाने वाले अंदाज में न्यारा से पूछा। न्यारा ने सिर्फ एक शब्द के जवाब के साथ समर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। समर जलकर राख हो गया था। उस लड़के को अचानक हंसी आ गई, मगर समर की गुस्से भरी नजरें खुद पर महसूस करके वह डरकर हाथ खड़े कर गया। समर गुस्से से लाल था। नयारा, क्या हो गया तुम्हें? मना किया था ना मैंने, सिर्फ लड़कियों को ही दोस्त बनाना, और किसी लड़के को तो बिल्कुल दोस्त नहीं बनाओगी। तुम फिर इस अनजान लड़के के साथ इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? समर ने उस लड़के को गुस्से भरी नजरों से देखा, लेकिन न्यारा ने कहा, आप किस हक से मुझे मना कर सकते हैं? समर, ना तो आप मेरे पापा हैं, ना भाई और पत्नी, तो आप मुझे बिल्कुल नहीं समझते। इसलिए मैं जब चाहूं, जिसके साथ चाहूं, बाहर जा सकती हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे और उसका नाम रुपेश है। न्यारा उस लड़के की तरफ इशारा करती बोली। उसकी बगावत पर समर को बहुत गुस्सा आया
और उसने न्यारा का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो तुम? अपनी बात का मतलब जानती हो? उसने न्यारा की आंखों में आंखें डालकर कहा। वैसे भी आपको तो अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए। उसने गलती से आपको यहाँ मेरे पास आने की इजाजत कैसे दे दी? कहीं आप उससे छिपकर तो नहीं मिलने आते मेरे पास, क्योंकि अब तो आपको रात को उससे डर लगता होगा। न्यारा ने तेजी से जवाब दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला मैं उससे पूछकर क्यों जाऊं? और वह हमारे बीच में कहाँ से आ गई? घर से निकाल तो दिया था उसे। भूल गई तुम? तब से मैं उससे आज तक नहीं मिला, और मैं अपनी मर्जी से यहाँ सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम इसके साथ बाहर घूम रही हो। समर ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। तो आप भी तो देर रात तक बाहर रहते थे, मेरा फोन भी नहीं उठाते थे। क्या मेरे मैसेज का जवाब दिया था आपने? उस दिन जब मैंने रात 2 बजे तक इंतजार किया था, आप तो उसकी बाहों में मजे ले रहे थे। नयारा ने भी उसकी आंखों में देखकर यह बात कही। उस बात पर समर चुप हो गया, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी, अब मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी के साथ समय बिता सकते हैं, मैं भी बिता सकती हूँ। आज रूपेश मुझे फिल्म दिखाने ले गया था, फिर हमने कैंडल लाइट डिनर किया और ढेर सारी शॉपिंग की। यकीन मानिए, ये आपसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। हर किसी को उनके जैसा होना चाहिए। न्यारा ने समर के दिल पर चोट करती हुई बोला, जिससे समर तड़प उठा। समर ने उसे जोर से हिलाकर कहा। न्यारा झटके से उससे दूर हुई। प्लीज, आप अपनी उस दोस्त के पास जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होगी। वैसे भी मैं इतनी खूबसूरत शाम गुजार कर थक चुकी हूँ। जाइए, और हाँ, रूपेश को ड्रॉप कर दीजिएगा। वह अपने दिल को दबाते हुए खुद को और समर को आग में झोंकती हुई अंदर चली गई और फौरन कमरे में बंद हो गई। आज वह ये सब कैसे कर पाई थी? क्या वह गांव की न्यारा ही थी? उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। वह शॉपिंग बैग्स अलमारी में रखती हुई नहाने के लिए गई, क्योंकि खुद को कंट्रोल करने का कोई और तरीका नजर नहीं आया। अब समर को तड़पाने में उसे मजा आ रहा था। न्यारा हंसते हुए बोली, अब देखिए समर, मैं क्या करती हूँ। उसके जाने के बाद समर और रुपेश अकेले रह गए। रुपेश ने कहा, मेरे ख्याल से अब आपको भी चले जाना चाहिए, क्योंकि उसने साफ लफ्जों में आपको जाने को कह दिया। समर गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। रुपेश ने उसे सीधा किया। सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। मुझ पर अपना गुस्सा निकालने की बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए। आपने कब कब उस मासूम का दिल दुखाया। अगर उसके साथ जिंदगी बितानी ही नहीं थी, तो शादी क्यों की? क्यों उसे उम्मीद दिलाई? इतने महीने उसने आपकी मोहब्बत का इंतजार किया, और उसे क्या मिला? कुछ नहीं। इसलिए आपको भी उससे सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है। रूपेश समर को सच्चाई का आईना दिखाकर चला गया। समर अब समझ चुका था कि न्यारा किस बात पर नाराज है, लेकिन उसे न्यारा का रूपेश के साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं आया। न्यारा नहा रही थी, तभी बिजली चली गई। उसने जल्दी शावर बंद किया, टॉवल लपेटकर बाहर निकली और मोमबत्ती जलाई। तभी उसने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। पलटी तो समर को देखकर चीख निकल गई। समर ने मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से सटाया और कहा, पत्नी हूं तुम्हारी, चीख क्यों रही हो? टॉवल खिसकने लगा था। आखिर तुम मुझे कैसे अनदेखा कर सकती हो? हर लफ्ज में चाहत थी। न्यारा ने गुस्से में कहा, यह क्या बदतमीजी है? आप मेरे कमरे में इतनी रात को कैसे आ सकते हैं? निकल जाइए। वह शर्मिंदा थी। समर ने कहा, क्यों नहीं आ सकता? तुम पर मेरा हक है। फिर क्यों दूर रहूं? तुम मेरी जीवन संगिनी हो। वह करीब आया और गर्म सांसें छोड़ी। न्यारा किसी डरे पंछी की तरह कांप गई। समर नहीं जानता था, क्यों खुद को रोक नहीं पा रहा था। न्यारा ने चीख कर कहा, पहले कहाँ थे? आप मुझे नजरअंदाज किया, अब क्यों आए और रूपेश को देखकर जलने लगे हैं? क्या जानबूझकर किसी और का नाम लेकर उकसा रही थी? समर ने मुंह दबाया। न्यारा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे करीब आने और समझने का हक सिर्फ आपको है, लेकिन रुपेश से मेरा गहरा रिश्ता है। समर को होश आया। यही सच है, लेकिन पहले दूसरों पर दबदबा बंद करें। इतनी देर से आप मुझे जला रहे हैं? वह भौं उठाकर बोली, आप मोमबत्ती हैं जो जल जाएंगे? वह बाल लहराकर उसके चेहरे पर मारती बोली, दो, इधर देखो मेरी तरफ। मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूं। जानता हूं गलती हो गई, मगर मैं बेहोशी में था। हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज ऐसा सलूक मत करो। न्यारा मुस्कुराई। माफ तो कर चुकी थी, मगर एहसास दिलाना बाकी था। अभी तो लापरवाही बरतनी शुरू की थी और समर की इच्छा सामने थी। वह उसे कमरे से बाहर धक्का देते बोली, अब इतनी सजा मत दो। न्यारा, आई एम सॉरी। अच्छा तो मनाइए मुझे, मेरा दिल जीतिए। ये कहकर मुश्किल में डाल गई। फिर क्या था? समर रोज माफी के गुलदस्ते लाता, कभी ड्रेस, कभी गहना, मगर वह मानती ही नहीं। उल्टा डीप गले पहनकर उकसाती। जज्बात की गर्मी से समर का दिल बेचैन हो जाता। आज वह ब्लैक नेट की डीप गले वाली साड़ी पहनकर आई।
नीचे कुछ नहीं पहन रखा था। नाजुक वजूद अपनी ओर खींच रहा था। समर ने आंखें मींच कर कहा, कम से कम नीचे कुछ पहन कर आओ, वरना भूल जाऊंगा तुम मुझसे छोटी हो। ऐसे ही उठाकर बेड पर पटक दूंगा। न्यारा ने कमर से बाल हटाकर बैकलेस कमर दिखाई। समर की हद यहीं तक थी। अगले ही पल उसने उसे बाहों में भरते कमरे में ले गया और बेड पर गिरा दिया। इस तरह अपने वजूद का इकरार समर को दीवाना बना रहा था। कमर पर सिर्फ ब्लाउज की हुक थी। वह हर तरह से आकर्षित करने आई थी, मगर डर था कहीं गलत तो नहीं कर रही। समर अब सिर्फ उसका था। यह यकीन उसने हर रवैये से दिलाया। मेरी जान, मेरी न्यारा, वह जोर से बाहों में भरते कहा और होठों पर होंठ रख दिए। क्या आप सिर्फ मुझे अपना मानती हो? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, न्यारा, और किसी से नहीं। यकीन करो। उसकी दिल को छू लेने वाली बात पर न्यारा तड़प उठी। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं समर। मेरा हक सिर्फ तुम्हारे वजूद पर है। न्यारा, न्यारा। उसके करीब झुकी मन में खुशियों का तूफान था। वाला का जितना शुक्र करूं, कम है कि उसने मुझे तुम जैसी जीवन साथी दी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। समर ने अपनी हथेली उसके कमर पर रखी। न्यारा मुस्कुराई और अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन समर ने उसे खींचकर अपने पास खड़ा कर दिया। तुम्हारा हक सिर्फ मेरा है, उसने धीरे कहा। यह शरीर, यह नजाकत, मैं इसे महसूस किए बिना कैसे रह सकता हूं? कितनी बार कहा था कि अपने शरीर की खुली छवि मत दिखाया करो। खुद को ढक कर रखो, वरना मैं तुम्हारी मासूमियत की भी कद्र नहीं करूंगा। लेकिन आज मेरी जान, तुम्हें मैं उस हद तक महसूस करूंगा जैसे तुम मुझे अपने पास खींचकर और उकसाकर तरसाती हो। नयारा ने अपने हाथों को टाई से बांध लिया और चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। उसकी मिन्नतें बंधे हाथों की मजबूरी सब कुछ समर देख रहा था। जब न्यारा की तड़प और बढ़ गई तो समर को उसका दर्द देखकर खुद पर काबू नहीं रहा गया। उसने धीरे धीरे उसके पेट पर होंठ रखे और अपने होठों से उसे दबाया। न्यारा की सांसें तेज होने लगीं। समर ने उसकी साड़ी का पल्लू सरकाया। उसके धड़कते सीने के ऊपर झुककर वह अपनी चाहत बयां करने लगा। न्यारा ने आंखें बंद कर आनंद महसूस किया। समर ने हाथों से धीरे धीरे उसकी उपस्थिति और नाजुक वजूद को महसूस किया। उसका पूरा शरीर उसके सामने खुल गया। न्यारा की आहें कमरे में गूंज रही थीं। उसकी हर हरकत समर को दीवाना बना रही थी। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के बीच के सारे डर और दूरी मिटा दी। आज समर ने अपनी जीवन साथी को पूरी तरह पाया, वह जिसने अपना गांव छोड़कर उसके लिए यह कदम उठाया था। अगली सुबह जब वे नाश्ते के लिए आए, समर की मां ने देखकर समझ लिया कि अब दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका है। अगर कभी मेरी बेटी को दुख पहुंचाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मां ने समर को डांटा। समर ने सिर झुकाया। अब बिना तुम्हारे मैं जीना नहीं सोच सकता। कोशिश करूंगा कि उसकी आंखों में आंसू न आए। उसने धीरे से न्यारा का हाथ थामा। न्यारा एकदम शर्मा कर नजरें झुका रही थी। अब हर तरफ केवल खुशियां थीं। सिर्फ वे दोनों और उनका प्यार भरा घर, जो हर दिन उनके जीवन में नई उमंग भर रहा था। सिर्फ प्यार और चाहत ही रिश्तों को मजबूत नहीं बनाती, भरोसा और इज्जत भी उतनी ही जरूरी है। किसी के साथ रिश्ते में हो तो हमेशा उसकी भावनाओं का ख्याल रखो, क्योंकि बिना सम्मान और समझ के मोहब्बत अधूरी रह जाती है। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए